अभी तक आपने सुना, फार्म के जानवरों ने इस बार खूब फसल काटी। अब उनकी मेहनत आगे क्या रंग लाएगी? फार्म में सत्ता संभालने वाले नेपोलियन और स्नोबॉल ने आगे के लिए क्या योजना बनाई है? जानवरों से किए समानता और खुशहाली के वादे वो कैसे पूरे करेंगे? आगे क्या हुआ, जानने के लिए आइए सुनते हैं जॉर्ज ऑरवेल की कालजयी रचना एनिमल फार्म और देखते हैं कि जानवरों की आगे की जिंदगी कैसी बनती है। बाड़े ने इतनी बड़ी फसल अब तक नहीं देखी थी। रत्ती भर भी बर्बादी नहीं हुई थी। मुर्गियों और बत्तखों ने अपनी तेज निगाहों से आखिरी तिनका तक बीन लिया था और किसी भी पशु ने मुट्ठी भर अनाज की भी चोरी नहीं की थी। गर्मियों के बीतते बीतते बाड़े में हुई घटना का समाचार देश के आधे भाग तक फैल चुका था। हर दिन स्नोबॉल और नेपोलियन कबूतरों के झुंडों को उड़ान पर भेजते। उन्हें यह हिदायत थी कि वे पास पर डीड हाउस के बाड़ों में पशुओं से मिले जुलें और उन्हें बगावत की कहानी सुनाएं। उन्हें इंग्लैंड के पशु की धुन सिखाएं। मिस्टर जोन्स अपना अधिकतर समय विलिंगडन में रेड लायन की मधुशाला में बैठे हुए गुजारता। उसे जो भी श्रोता मिलता उसी के सामने वह दुखड़ा रोने लगता कि किस तरह कुछ निकम्मे पशुओं के झुंड ने उसे उसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। उसके साथ भारी अन्याय हुआ है। दूसरे किसान शुरू में उससे सैद्धांतिक रूप में सहानुभूति रखते रहे, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आए। उनमें से प्रत्येक मन ही मन लड्डू फोड़ रहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जोन्स के दुर्भाग्य को अपने सौभाग्य में बदल डालें। सौभाग्य से पशु बाड़े के दोनों तरफ के बाड़ों के मालिकों में कभी भी पटती नहीं थी। इनमें से एक बाड़े का नाम फॉक्सवुड था। यह लंबा चौड़ा, उपेक्षित, पुराने टाइप का फार्म था, जहां तहां झाड़ खंखार उगे हुए थे। चरागाहों में कुछ उगता नहीं था और बाड़ें दयनीय हालत में थीं। इस बाड़े के मालिक का नाम विल्किंगटन था। वह आराम पसंद भलमानस किसान था। अपना ज्यादातर वक्त मौसम के हिसाब से मछली मारने या शिकार करने में गुजारता था। दूसरा बाड़ा पिंचफील्ड कहलाता था। वह बाड़ा छोटा और साफ सुथरा था। फ्रेडरिक नाम का इसका मालिक कठोर और धूर्त आदमी था। हमेशा मुकदमेबाजी में उलझा रहता। उसके बारे में मशहूर था कि वह मुश्किल से मुश्किल सौदे पटा लेता है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। आपस में इतना अधिक चिढ़ते थे कि बेशक अपने ही हित में हो, किसी समझौते पर पहुंच पाना उनके लिए मुश्किल था। इसके बावजूद दोनों मैनर फार्म में हुई बगावत से डरे हुए थे। उन्हें चिंता लगी हुई थी कहीं उनके पशु भी इसके बारे में ज्यादा कुछ न जान लें। शुरू में तो उन्होंने इस विचार को ही हंसी में उड़ाने की कोशिश की कि पशु अपने आप बाड़े कैसे चला सकते हैं। उनका कहना था कि पूरा मामला ही पखवाड़े भर में निपट जाएगा। उन्होंने यह खबर उड़ाई कि मैनर फार्म में वे इसे मैनर फार्म कहने पर ही जोर देते रहे। वे पशुबाड़ा या एनिमल फार्म नाम को कैसे बर्दाश्त करते। दरअसल पशु आपस में ही लड़मर रहे हैं। वे बहुत तेजी से भूखमरी की हालत में आ गए हैं। जब वक्त गुजरा और पाया गया कि पशु भूख से नहीं मरे हैं, तो फ्रेडरिक और विल्किंगटन ने अपना राग बदल दिया और अब पशु बाड़े में पनप रही भयानक चरित्रहीनता और दुष्टता की बात करने लगे। उन्होंने खबर उड़ाई कि वहां जानवर आपस में एक दूसरे को मारकर खा रहे हैं, लाल गर्म सलाखों से एक दूसरे को दाग रहे हैं और उनकी मादाएं कॉमन हैं। सब उनका मिलजुल कर उपभोग कर रहे हैं। फ्रेडरिक और विल्किंगटन का कहना था कि प्रकृति के नियम के खिलाफ बगावत करने का यही नतीजा सामने आया है। अलबत्ता इन कहानियों पर कभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं किया गया। एक अद्भुत बाड़ा है जहां से आदमियों को खदेड़ कर बाहर निकाल दिया गया है और पशु अपनी सारी व्यवस्थाएं खुद कर रहे हैं। इसकी अफवाहें अस्पष्ट और विकृत रूप से प्रचारित होती रहीं। पूरे साल तक बगावत की लहर देश के दूर दराज के इलाकों में बहती रही। सांड, जिन्हें हमेशा से विनम्र समझा जाता था, अचानक बिगड़ैल हो गए। भेड़ों ने बाड़े तोड़ डाले और घास की फसल खोद डाली। गायों ने लात मारकर बाल्टियां उलट दी। शिकार पर जाते घोड़ों ने अपने सवारों की बात मानने से ही इनकार कर दिया और उल्टे उन्हें ही उछाल कर परे फेंक दिया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इंग्लैंड के पशु की धुन
और यहाँ तक कि गीत के बोल भी हर जगह सबकी जबान पर चढ़े हुए थे। ये सब अजब की गति से चारों तरफ पहुंचे थे। जब मनुष्य लोग इस गीत को सुनते तो वे अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते थे। हालांकि बाहर से यही जतलाते कि यह सब बकवास है। वे कहते कि यह बात वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर पशु कैसे इस घृणित तुकबंदी को गाने की जुर्रत कर रहे हैं। यदि कोई पशु इसे गाता पाया जाता तो उसे तुरंत कोड़ों से पीट कर धुन दिया जाता। इसके बावजूद गीत दबाए नहीं दब रहा था। कस्तूरा पक्षी झाड़ियों में छुपकर इसे कूकते, कबूतरों ने इसे चिराबेल पेड़ों पर गुटरगूं करके गाया। यह लुहार के यहाँ शोरगुल में जा मिला और गिरजाघर की घंटियों की गूंज का हिस्सा बन गया। और जब आदमियों ने इसे सुना तो थर्रा कर रह गए। इसमें उन्हें अपनी कयामत की भविष्यवाणी सुनाई दे रही थी। अक्टूबर के शुरू में जब मकई की फसल काटकर खलिहान में पहुंचाई जा चुकी थी और उसमें से कुछ के दाने भी निकाले जा चुके थे, कबूतरों का एक झुंड हवा में पंख फड़फड़ाते हुए आया। यह झुंड पशु बाड़े में बहुत अधिक उत्तेजना में पहुंचा। जोन्स और उसके सभी नौकर चाकर फॉक्सवुड और पिंचफील्ड के 6 आदमियों के साथ 5 सलाखों वाले गेट तक आ पहुंचे थे और बाड़े की तरफ आने वाली कच्ची सड़क की तरफ बढ़ रहे थे। जोन्स के सिवाय वे सब के सब हाथों में लाठियां लिए हुए थे। जोन्स हाथों में बंदूक थामे आगे आगे चला आ रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वे बाड़े पर फिर से कब्जा करने की नीयत से हमला करने आए थे। इसकी आशंका बहुत पहले से की जा रही थी। सब तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। स्नोबॉल, जिसने फार्म हाउस में पड़ी एक पुरानी किताब में से जूलियस सीजर की मुहिमों का अध्ययन कर रखा था, इस समय सुरक्षात्मक हमले का इंचार्ज था। उसने फटाफट आदेश दिए और 2 ही मिनटों में सभी पशु अपनी अपनी जगह पर थे। जैसे ही आदमी लोग फार्म हाउस के पास पहुंचे, स्नोबॉल ने पहला हमला बोल दिया। सभी कबूतर, जिनकी संख्या 35 थी, आदमियों के सिरों के ऊपर उड़ाने भरने लगी और हवा में से उनके सिरों पर बीट करने लगी। आदमी जब तक इनसे निपटते, झाड़ियों के पीछे छुपे बैठे हंसों ने अचानक हमला कर दिया और उनकी पिंडलियों पर चोंचें मारने लगी। अलबत्ता ये हल्की किस्म की मुठभेड़ वाली झड़प थी जिसका मकसद अव्यवस्था फैलाना था। आदमियों ने आसानी से हंसों को लाठियों से दूर हाँक दिया। स्नोबॉल ने तब दूसरी पंक्ति का हमला बोला। मुरियल, बेंजामिन और सभी भेड़ें तथा इन सब के आगे स्नोबॉल खुद आगे की तरफ तेजी से बढ़े। उन्होंने चारों तरफ से आदमियों को धकियाया और टक्करें मारी। तब तक बेंजामिन घूमा और अपने छोटे छोटे खुरों से उन पर दुलत्तियां झाड़ने लगे। लेकिन एक बार फिर आदमी अपनी लाठियों से और गुलमेखों जड़े जूतों से भारी पड़ने लगे। तभी स्नोबॉल की चीत्कार सुनकर, जो मैदान छोड़ने का संकेत था, सभी जानवर पीछे मुड़े और दरवाजे में से अहाते की ओर भाग गए। आदमियों ने विजय का सिंहनाद किया। उन्होंने देखा कि उनकी कल्पना के अनुरूप उनके दुश्मनों के छक्के छूट गए थे। वे उनके पीछे अफरा तफरी में भागे और यही स्नोबॉल चाहता था। जैसे ही वे अहाते के भीतर पहुंचे, तीनों घोड़े, तीनों गायों और बाकी सुअर जो तबेले में घात लगाकर छुपे बैठे थे, अचानक आदमियों के पीछे से आए और उन्हें घेर लिया। तब स्नोबॉल ने हमला बोलने का इशारा किया। वह खुद जोन्स की तरफ लपका। जोन्स ने उसे देखा, अपनी बंदूक उठाई और फायर कर दिया। गोलियां स्नोबॉल की पीठ को खरोंचती, खूनी लकीरें बनाती हुई निकल गईं और एक भेड़ उसकी जद में आकर मर गई। एक पल के लिए भी रुके बिना स्नोबॉल अपने पूरे वजन के साथ जोन्स की टांगों से जा भिड़ा। जोन्स गोबर की एक ढेरी पर गिर पड़ा। बंदूक उसके हाथों से छिटक गई। लेकिन सबसे ज्यादा थर्राने वाला दृश्य बॉक्सर का था। वह अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा लोहे की नालें जड़े अपने विशाल सुमों से सांड की तरह वार कर रहा था। उसका पहला ही आघात फोक्सवुड की घुड़साल में काम करने वाले छोकरे के सिर पर लगा और वह कीचड़ में निर्जीव होकर गिर पड़ा। यह देखते ही कई आदमियों ने अपनी लाठियां छोड़ दी और भागने की कोशिश करने लगे। उनमें भगदड़ मच गई और अगले ही पल सब पशु मिलकर उन्हें अहातों में चारों तरफ दौड़ाने लगे। उन्हें सींग भोंके गए, दुलत्तियां मारी गईं, काटा गया और उन्हें पैरों तले रौंदा गया। बाड़े में कोई भी ऐसा पशु नहीं था
जिसने अपने तरीके से उनसे बदला न चुकाया हो। यहां तक कि बिल्ली भी अचानक एक छत से एक ग्वाले के कंधे पर कूदी और अपने पंजे उसकी गर्दन में गड़ा दिए। वह ग्वाला भयंकर रूप से चीखा। एक पल के लिए जब बाहर जाने का रास्ता साफ दिखा तो आदमी सर पर पांव रखकर अहाते से भागे और भागते भागते बड़ी सड़क तक जा पहुंचे। और इस तरह अपने हमले के 5 मिनट के भीतर वे उसी तरह शर्मनाक तरीके से मैदान छोड़ते नजर आए। उनके पीछे हंसों का झुंड फुफकारता और उनकी पिंडलियों पर चोंचे मारता दौड़ रहा था। एक आदमी को छोड़कर सब वापस जा चुके थे। पीछे अहाते में बॉक्सर अपने सुमो पर टाँप रहा था। वह कीचड़ में औंधे पड़े घुड़साल वाले छोकरे को सीधा करने की कोशिश कर रहा था। लड़का बिल्कुल हिला डुला नहीं, यह मर चुका है, बॉक्सर ने दुखी होते हुए कहा। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं भूल गया था कि मैंने नालें लगा रखी हैं। कौन विश्वास करेगा कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया है। भावुक होने की जरूरत नहीं कॉमरेड, स्नोबॉल चिल्लाया। उसके जख्मों से अभी भी खून रिस रहा था। युद्ध युद्ध ही होता है। अच्छा आदमी केवल वही है जो मर चुका है। किसी की, यहां तक मनुष्य की भी, जान लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। बॉक्सर ने अपनी बात दोहराई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मौली कहाँ है? किसी ने आश्चर्य व्यक्त किया। मौली दरअसल गायब थी। एक पल के लिए तो संकट की स्थिति आ गई। यह भय व्याप्त गया कि कहीं आदमियों ने उसे कोई नुकसान न पहुंचाया हो या उसे अपने साथ न ले गए हों। लेकिन आखिर में वह अपने थान में छुपी हुई पाई गई। उसने नाद में घास के बीच अपना मुंह छुपा रखा था। जैसे ही बंदूक की गोली चली थी, वह भागकर यहां आ गई थी। और जब सब उसे खोजने के बाद वापस आए तो पाया गया कि घुड़साल वाला छोकरा दरअसल केवल सन्न हुआ था। होश आते ही फूट लिया। अब पशु चरम उत्तेजना में फिर से जमा हुए। हर कोई दूसरों से ऊंची आवाज में लड़ाई में अपनी खुद की बहादुरी के किस्से बखान करने लगा। तत्काल ही विजय के उपलक्ष्य में बिना किसी तैयारी के एक उत्सव मना लिया गया। ध्वजारोहण किया गया और कई बार इंग्लैंड के पशु गीत गाया गया। तब मारी गई भेड़ का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उसकी समाधि पर कंटीली घास का एक पौधा लगाया गया। समाधि के पास ही स्नोबॉल ने संक्षिप्त भाषण दिया, जिसमें उसने इस बात पर जोर दिया कि जरूरत पड़ने पर सभी पशु अपने बाड़े के लिए मरने के लिए तैयार रहें। पशुओं ने एक सैन्य अलंकरण पशुवीर उत्तम कोटि शुरू करने का निर्णय बहुमत से ले लिया और वहीं और तभी ये अलंकरण स्नोबॉल और बॉक्सर को प्रदान कर दिए गए। इसमें एक पीतल का पदक था। ये घोड़ों के पुराने पदक थे जो साज सामान के कमरे में मिल गए थे। इसे रविवार और छुट्टी के दिन धारण किया जाना था। एक और अलंकरण पशुवीर मध्यम कोटि भी बनाया गया, जो मरणोपरांत मृतक भेड़ को प्रदान किया गया। इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि आखिर इस लड़ाई को नाम क्या दिया जाए। आखिर में इसे तबेले की लड़ाई नाम दिया गया, क्योंकि यही वह जगह थी जहां से घात लगाकर हमला किया गया था। मिस्टर जोन्स की बंदूक कीचड़ में पड़ी मिल गई थी। यह भी पता चला कि फार्म हाउस में गोलियों का भंडार रखा है। यह फैसला किया गया कि इस बंदूक को झंडे के चबूतरे के पास अस्त्र शस्त्र की तरह सजा कर रखा जाए। इसे साल में 2 बार चलाया जाए। एक बार 12 अक्टूबर को तबेले की लड़ाई की वर्षगांठ पर और दूसरी बार 24 जून को, अर्थात बगावत की वर्षगांठ पर। पूरे बरस पशुओं ने गुलामों की तरह काम किया, लेकिन वे अपने काम में खुश थे। वे किसी मेहनत या त्याग से भुनभुनाए नहीं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं खुद के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। उनकी मेहनत निठल्ले उचक्के आदमी लोगों के लिए तो नहीं ही है। पूरे वसंत और गर्मियों के दौरान वे रोजाना 10-10 घंटे तक काम करते रहे। अगस्त में नेपोलियन ने घोषणा की कि अब से रविवार की दोपहरों को भी काम हुआ करेगा। यह काम पूरी तरह स्वैच्छिक था, लेकिन यदि कोई पशु अनुपस्थित रहता तो उसका राशन काटकर आधा कर दिया जाता। इसके होने के बावजूद कई काम अधूरे छोड़ देना जरूरी हो जाता। फसल पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी कम सफल रही थी और 2 खेत जिसमें गर्मियों में कंदमूल बो दिए जाने चाहिए थे, नहीं बोए जा सके, क्योंकि उन खेतों की जुताई समय रहते
पूरी हो नहीं पाई थी। यह साफ साफ नजर आ रहा था कि आने वाली सर्दियां तकलीफदेह होंगी। पवन चक्की ने अनुमान से परे की कठिनाइयां खड़ी की। बाड़े पर ही चूने के पत्थर की एक अच्छी खदान थी और नौकर चाकरों वाले कमरों में से रेत और सीमेंट काफी मात्रा में मिल गए। इस तरह इमारती सामान वहीं मिल गया था। लेकिन शुरू में जिस समस्या से पशु पार नहीं पा सके वह थी कि पत्थरों को काम लायक आकारों में किस तरह तोड़ें। इसे करने के लिए गैंती और सब्बल के सिवाय कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था और यही काम पशु नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई भी पशु पिछली 2 टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता था। ये तो कई हफ्तों की बेकार हुई मेहनत के बाद किसी को सही तरीका सूझा कि गुरुत्वाकर्षण के बल का प्रयोग करके देखा जाए। बड़े बड़े शिलाखंड खदान की तली में चारों तरफ बिखरे पड़े थे। ये इतने बड़े थे कि इन्हें इसी आकार में कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। पशुओं ने इनके चारों तरफ रस्सियां बांधी और तब सब गाय, घोड़ा, भेड़, कोई भी पशु जो रस्सी थाम सकता था, यहां तक कि नाजुक क्षणों में कभी कभी सुअर भी आए, मिलकर धीमी गति से ढलान से पत्थर घसीटते हुए खदान के ऊपरी सिरे तक ले जाते। वहां इन पत्थरों को किनारे से नीचे लुढ़का दिया जाता ताकि नीचे गिरकर पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाएं। टूट जाने के बाद पत्थर ढोना ज्यादा आसान पड़ता। घोड़े उन्हें गाड़ियों में भरकर ले जाते। भेड़ें एक एक पत्थर घसीटती, यहां तक कि मुरियल और बेंजामिन भी एक पुरानी छोटी गाड़ी में खुद को जोत लेते और इस तरह काम में अपना हिस्सा बटाते। गर्मियों के ढलते ढलते पत्थरों का अच्छा खासा भंडार जमा हो गया था। तब सुअरों की देखरेख में इमारत बनने का काम शुरू हुआ, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी और हाड़ तौड़ थी। कई बार तो एक अकेले शिलाखंड को घसीटकर खदान के ऊपरी सिरे तक ले जाने में पूरे दिन की थका डालने वाली मेहनत लग जाती। कई बार ऐसा भी होता कि किनारे से ढकेले जाने पर शिलाखंड नीचे आकर टूटता ही नहीं। बॉक्सर के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता था। उसके अकेले की ताकत बाकी सारे पशुओं की इकट्ठी ताकत के बराबर प्रतीत होती। जब शिलाखंड लुढ़कना शुरू करता और पशु उसके साथ साथ पहाड़ी से नीचे घिसटते तो हताशा से चिल्लाना शुरू कर देते। ऐसे में हमेशा बॉक्सर ही आगे आता और रस्सी को रोकने में एड़ी छोटी का जोर लगा देता और शिलाखंड को रोक लेता। वह दृश्य जब वह ढलान पर एक एक इंच के लिए जी जान से मेहनत कर रहा हो, उसकी सांस धौंकने की तरह चल रही हो, उसके खुरों के पोर जमीन को फोड़ डाल रहे हों और उसके मजबूत कंधे पसीने से तरबतर हों, उसके प्रति सबको सराहना से भिगो देता। क्लोवर कई बार उसे चेताती कि वह अपना ख्याल रखे, खुद को इतना न थकाए, लेकिन बॉक्सर कभी भी उसकी सलाह पर कान न धरता। उसके दोनों नारे, मैं और अधिक परिश्रम करूंगा और नेपोलियन हमेशा ठीक ही कहता है, उसकी सारी समस्याओं के लिए अचूक हल प्रतीत होते। उसने मुर्गे से तय कर ली थी कि वह अब उसे सुबह आधा घंटे के बजाय पौना घंटा जल्दी जगा दिया करे। वह खाली वक्त में, हालांकि आजकल उसके पास खाली वक्त ज्यादा बचा नहीं था, अकेला खदान में चला जाता और टूटे पत्थरों की ढेरी इकट्ठी करता और बिना किसी की मदद के पवन चक्की की जगह पर लुढ़काता ले जाता। अपने काम की मुश्किलों के बावजूद पूरी गर्मियों का मौसम पशुओं के लिए इतना बुरा नहीं रहा। अगर उसके पास जोंस के दिनों की तुलना में खाने के लिए ज्यादा नहीं था तो कम भी नहीं था। सिर्फ अपने खाने पीने की व्यवस्था करने और साथ ही 5 फिजूल खर्च लोगों की देखभाल न करने की सुविधा इतनी बड़ी थी कि कई असफलताएं भी इसके आगे छोटी पड़ती। कई रूपों में पशुओं के तरीके से काम करना अधिक कुशल होता और मेहनत भी बचती। उदाहरण के लिए खरपतवार निकालने जैसे काम इतनी सफाई से किए जा सकते थे जितने आदमी के लिए असंभव ही होता। चूंकि अब कोई भी पशु चोरी नहीं करता था, इसलिए चरागाह को कृषि योग्य भूमि से अलग करने के लिए बाड़ लगाने की जरूरत ही नहीं रह गई थी, जिससे बाड़ और गेट वगैरह के रख रखाव पर लगने वाली काफी मेहनत बच जाती। यह सब होते हुए भी जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती गईं, कई तरह की अनदेखी कमियां एक एक करके सामने आने लगीं। पैराफिन का तेल, कीलें, डोरी, कुत्तों के बिस्किट, घोड़ों की नालों के लिए लोहा, इन सब की जरूरत थी। ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें बाड़े में पैदा नहीं किया जा सकता था,
बाद में बीजों और कृत्रिम खाद की और साथ ही अलग अलग औजारों की और आखिर में पवन चक्की के लिए मशीनरी की जरूरत पड़ने वाली थी। कोई सोच भी नहीं पाता था कि ये चीजें आखिर कैसे जुटाई जाएं। अब जानवरों के सामने खेती और पवन चक्की के लिए मशीनों की जरूरत है और लोहे, बीज और खाद और औजारों की भी जरूरत पड़ने लगी। जानवर इनका इंतजाम कैसे करेंगे? आगे की कहानी अगले वीडियो में। वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे की कहानी के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे यानी आकांक्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।